किस पार्टी से किसका सिंबल लेके चुनाव लड़ेंगे? किसी भी तरीके से असहाय है उसकी हम सहायता करते हैं। हम ऐसे बस्तियां चुनते हैं जहां पर पानी की दिक्कत है, क्योंकि वर्तमान में जो एमएलए साहब हैं उन्होंने 250 फुट गहराई करने के बावजूद भी मशीनों को बाहर निकलवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। साथियों, आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपको बताना चाहेंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं भामाशाह रामनिवास मीणा जी। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं, हर दुख सुख में पहुंच रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनको दूर भी कर रहे हैं। आइए हम आपको सीधे ही मिलवाते हैं। सबसे पहले तो सम्राट टीवी न्यूज़ चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, हर दुख सुख में उनकी पहुंच रहे हैं और जो समस्याएं हैं उनको भी, और जो मैंने लोगों से जाना कि जो बुजुर्ग हैं जो उनकी पेंशन भी आप करवा रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनकी जो विधवा है उनकी भी आप पेंशन करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे कार्यक्रम में आम आदमी जो किसी भी तरीके से असहाय है उसकी हम सहायता करते हैं। वृद्धजन हुए या विधवा हैं, अपंग हैं, विकलांग जिनको कहते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो अपना भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाते हैं, हम उनकी मदद के लिए कि वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपना कार्य कर सकें, या जो कार्य करने के लायक नहीं है तो वो अपना दैनिक जो भरण पोषण है उसको पूरा कर सकें। इसके लिए हमने एक पेंशन योजना चालू कर रखी है जी। उस पेंशन योजना में हम ऐसे व्यक्तियों को प्रति माह 2000 रुपये की पेंशन देते हैं, और इससे क्षेत्र के नांदोती और टोडा भीम क्षेत्र के सैकड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं और नित्य प्रतिदिन जुड़ते रहते हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले 7-8 महीने पहले से शुरू कर रखा है और ये अनवरत रूप से चालू है। वर्तमान में भी कोई भी व्यक्ति आता है तो हम उसकी कुछ नहीं, एक तो बैंक की पासबुक मांगते हैं और उसका आधार कार्ड, 2 फोटो, और हम उनकी पेंशन जारी कर देते हैं। ये लगातार हमारा क्रम आम आदमी और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए किया जा रहा है जी। सर, हमने जाना है ग्राउंड में जाके, तो आपने कई जगह वहाँ पर जो काफ़ी समय से मांग थी, जो जनप्रतिनिधि नहीं करवा पाए, जो आपने वहाँ पर जो पानी जो ट्यूबवेल भी करवाई हैं आपने, वहाँ पर जो पानी की जो किल्लत थी उसको भी दूर करवाया है, उन जगहों पे भी आपने बोर करवाए हैं। हमने पानी के लिए अब तक लगभग 200 बोरवेल करवाए हैं और आज भी लगातार रूप से बोरवेल मशीन बोर कर रही है। हम ऐसे बस्तियां चुनते हैं जहां पर पानी की दिक्कत है और वो सार्वजनिक स्थान होना चाहिए तथा सभी के लिए पानी की पूर्ति हो सके। इस क्रम में हम बहुत ही प्रयासरत हैं, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में पानी की, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी जो इमदाद हैं वो इसलिए यहाँ फेल हो जाते हैं कि भूमिगत जल बहुत नीचे है जी, और सरकारी जो बोर हैं उनकी लिमिट निश्चित आती है कि 400 फीट पे करना है या 450 फीट पे करना है, पानी हो या ना हो। दूसरी चीज़ है कि ना ही वो ये देखते हैं कि यहाँ पानी खारा है या मीठा है। भूमिगत जल नीचे होने के कारण जल की जो स्वच्छता, गुणवत्ता है वो वैसे ही ख़राब है। कहीं फ्लोराइड युक्त पानी निकलता है तो कहीं आयरन की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पर खारा पानी है तो कहीं पर काला पानी है, बदबूदार पानी है। इन चीज़ों को हम देखते हुए सभी को ऐसी जगह बोरवेल कराते हैं जहाँ मीठा पानी निकल सके और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनकी पेयजल की जो किल्लत है वो दूर हो सके। इसी क्रम में हमारा यह अभियान लगातार चल रहा है। ईश्वर के प्रति भी आप एक अच्छी आस्था रखते हैं। आपने अनेक जो कई जगह मंदिर भी बनवाए हैं और जो गार्डन हैं, अच्छे सुंदरीकरण गार्डन भी बनवाए हैं, उनको लेकर क्या कहूँगा? देखिए जी, हम लोग गांव-गांव जाते हैं और गांव के पंच, पटेल और बुजुर्ग लोग जब हमसे मिलते हैं तो वो उन लोगों का एक ही कथन होता है, देखिए साहब, ये
इतने साल पुराना मंदिर है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, ये गिर रहा है, या हमारे यहाँ पर ये मंदिर नहीं है, तो हम लोग इन देवीय स्थलों में मंदिरों का निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण कार्य करवाते हैं। और इस क्रम में हमने जगदीश धाम केमरी में भगवान जगदीश जी के मंदिर के आसपास में एक पार्क का निर्माण किया, बिल्कुल उनके बगल में ही मंदिर प्रांगण के में। इसके साथ साथ ही वहाँ पर जो दूसरी आवश्यकताएं थी कि सामने जहाँ आकर के दर्शनार्थी खड़े होते हैं उस जगह पर कोटा फर्श के रूप में बिछाना, या वहाँ का रंग रोगन, सफाई, इसके बाद में लाइट लगाना, रोड लाइट लगाना, साथ में ही प्लांटेशन, पेड़ पौधे लगाना, सौंदर्यीकरण सड़कों का करना, ये सारा काम हम लोगों ने वहाँ कराया। और हमने करीब 75-80 लाख रुपए की लागत से गौशाला की एक भूमि को खरीद करके हम वहाँ गौशाला निर्माण भगवान जगदीश जी की गौशाला के नाम से कर रहे हैं, ताकि सुबह की मंगला आरती के समय भगवान जगदीश महाराज को मिश्री माखन का भोग लग सके। सर, आप जैसे गांव गांव जाते हैं, बुजुर्ग लोगों से भी मिलते हैं, सुना है कि आप उनसे मिलते हैं तो उनको दिखने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आपने एक ये मन बनाया कि इनकी जो आंखों का ऑपरेशन है मैं करवा के इनको ठीक करवा सकता हूँ। तो आपने ये भी किया, कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखों को ठीक करवा के आपने ऑपरेशन करवा के उनको ठीक भी किया है, इसको लेकर क्या कहो? देखिए जी, लोगों से जब मिले तो विशेष रूप से वृद्ध महिलाएं और पुरुष मोतियाबिंद से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इस चीज़ को हमने अनुभव करके ये ठाना कि हमें करौली ज़िले को मोतियाबिंद से मुक्त करना है। और इस क्रम में हम हर वीकली कैंप लगवाते हैं, अच्छे डॉक्टर्स उसमें आते हैं। जहाँ कैंप लगवाते हैं वहाँ पहले से इस बात की हम वो जानकारियाँ दे देते हैं, लोग आते हैं, अपनी आँखों को चेक कराते हैं। जो जिन व्यक्तियों की मोतियाबिंद की समस्या और वो ऑपरेशन करने के जो लायक होते हैं उनको हम लोग हिंडौन ले जाते हैं अपने ही साधनों से, और वहाँ पर इनका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करने के बाद में उनको उनके घर छोड़ा जाता है हमारे द्वारा। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, किसी प्रकार का कोई उनका 1 रुपया किसी के द्वारा लिया नहीं जाता है। इससे आम लोग बहुत खुश हैं, तथा वृद्ध लोग जिनकी आंखों से परेशानी थी वो मन ही मन दुआ देते हैं कि हमारी आंखें स्वस्थ हो गई, अब हम हमारे दैनिक कार्यक्रम बखूबी स्वयं कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा, हमको भी बहुत अच्छा लगता है और हम रेगुलर इसमें आगे चल रहे हैं कि हम नांदोती टोडा भीम को ही नहीं, पूरे करौली ज़िले को मोतियाबिंद से मुक्त करवाएंगे। आप सर, जैसे आपकी उम्र भी ज़्यादा है, इतना कैसे कर पाते हैं? क्योंकि घर परिवार को छोड़कर आप जनता के बीच में लगातार सक्रिय हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, हर दुख सुख में पहुंच रहे हैं। जितना सहयोग होता है आप पूरी तरीके से सहयोग भी करते हैं, और आप जो ERCP को लेकर जो लागू करने के लिए आप लगातार सक्रिय हैं। 13 जिलों को पानी मिलना चाहिए। आप हमेशा कहते हैं कि हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि मेरे 13 जिले हैं उनको पानी मिलना चाहिए, ERCP लागू होनी चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? आप लगातार सक्रिय हैं, आपने काफ़ी संघर्ष किया है, लोगों को जागरूक भी किया है, क्या कहेंगे सर इसको? देखिए जी, मैं टोडा भीम क्षेत्र में रेगुलर काम कर रहा हूँ लगातार। तो यहाँ मैंने जो जल की समस्या देखी कि लोग पेयजल से परेशान हैं, इसके साथ साथ ही खेती के लिए तो एक तरीके का से जल उपलब्ध ही नहीं है, इतनी गहराई पे यहाँ पहुँच के आया या डार्क जोन है। तो हमने ये महसूस किया कि भी पानी के लिए तो आने वाला जीवन संकट में है, क्योंकि खाए बिना रहा जा सकता है पर पिए बिना, जल पिए बिना नहीं रहा जा सकता। ऐसी स्थिति में हमने बोरवेल करवाए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया जी। पानी के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन हमने जब इस पर विचार किया तो हमें एक आशा की किरण नज़र आई, और वो ये थी
कि 2016 के अंतर्गत तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने एक प्रोजेक्ट तैयार करवाया था ERCP का, जो राजस्थान के 13 जिलों से संबंधित था, जो चंबल नदी के आसपास के ज़िले हैं और इनकी जो दूरी है चंबल से वो 80 किलोमीटर के आसपास है। ऐसी स्थिति में प्रोजेक्ट तैयार हुआ, नहरों के द्वारा खेतों में पानी लाने की ये योजना है। इस योजना को जो सर्वे के अंतर्गत तत्कालीन समय में लागत आई थी वो 37,000 करोड़ रुपए थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट को ये जानते हुए कि आर्थिक स्थिति राज्य की ठीक नहीं है और इसको केंद्र सरकार को भेज दिया जाए और केंद्रीय योजना के रूप में इसको लागू कराया जाए। ये प्रोजेक्ट 2018 से, जिसके बारे में तत्कालीन चुनाव जो लोकसभा का हुआ था, तब नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी 2 सभाओं में, जो एक सभा हिंडौन के पास हुई थी और एक अजमेर में हुई थी, उसमें साफ तौर से ये कहा था कि हम इस ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के इन 13 जिलों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और उन्होंने आगे कुछ इसके संबंध में किया भी कि उन्होंने एक जल शक्ति मंत्रालय अलग से बनाया तथा जोधपुर के MP श्री शेखावत जी को इसका मंत्री बनाया। लेकिन यहाँ इस घर में ही विवाद पैदा होने के कारण ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया और ये फाइल आज भी एज इट इज मंत्री जी की ड्रॉवर में है। तो हमारा ये है कि हो जाएगा, आप तो खा लो। कि इन 13 जिलों में मुहिम चलाई जाए ताकि इन 13 जिलों का यह प्रोजेक्ट है जो लागू हो और हमारे खेतों में नहरों के द्वारा पानी आए, ताकि पेयजल आपूर्ति तो स्वतः ही हो जाएगी तथा खाद्यान्न के रूप में किसानों के जब खेतों में नहरों से पानी पहुंचेगा तो किसानों के खेत सरसब्ज हो जाएंगे और पंजाब और हरियाणा की तरह यहाँ भी इन 13 जिलों में खेती होने लगेगी, तो किसान की आय बढ़ेगी। आज किसान है जो आत्महत्या पे उतारू हो रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है, सरकार की तरफ झांकता रहता है। तो हम ये समझते हैं कि नहरें आने के बाद किसान को किसी की तरफ झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने खेतों में खाद्यान्न उत्पादन करेगा। और जैसे कि कहा जाता है कि किसान अन्नदाता है, तो ये अन्नदाता वाली उपाधि किसान की यहाँ पे साक्षात हो पाएगी। तो ये काम हम ERCP के लिए, इसको लागू करने के लिए कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हम लोग किसानों को जागृत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई ERCP क्या है, ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना आप लोगों के लिए किस तरीके से उपयोगी है, बहुमूल्य है, और इसको हम लोगों को जागृत होकर के, संगठित होकर के केंद्र से इसकी मांग करनी चाहिए और इसे लागू करवाना चाहिए। इस क्रम में हम लोगों ने ERCP को लगातार हम इस पर संघर्ष करते जा रहे हैं और आगे हमारा ये ध्येय है कि हम इस योजना को लागू करा करके ही मानेंगे, ताकि 3.5 करोड़ जनता जो इन 13 जिलों की है उनकी प्यास बुझ सके। अंत में सर हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। जनता का ये भी सवाल है कि किस पार्टी से किसका सिंबल लेके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपने इतने विकास कार्य किए हैं, तो लोगों का ये भी मानना है कि इनको किसी सिंबल की ज़रूरत नहीं है, जनता का आशीर्वाद है। किस सिंबल से आपका जो मन है चुनाव लड़ने का, क्या विचार रखते हैं? देखिए जी, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहा हूँ और नहीं पहले कभी राजनीति में मैंने कोई रुचि ली है। मेरा काम समाज सेवा और आम जो जनता है बेचारी त्रस्त है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनका साथ देना, उनका काम करना मेरा मकसद रहा है और अभी भी वर्तमान में चल रहा है। लेकिन क्या है कि चुनाव आ रहे हैं, जनता का एक प्रेशर रहता है कि साहब आप जो कुछ कर रहे हो, अगर आप राजनीति में हो तो इससे भी और ज़्यादा काम कर सकते हो, तथा जो दिक्कतें आपको आती हैं उन दिक्कतों को भी दूर किया जा सकता है। जैसे कि जनता जानती है, हम लोग भी कभी महसूस करते हैं, लेकिन हम तो उसको बड़े प्यार से
अवॉइड कर देते हैं कि हमने कई नलकूप ऐसे चालू किए जो वहाँ जनता की डिमांड थी, सब कुछ था, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स में, जैसे कि वर्तमान में जो एमएलए साहब हैं, उन्होंने 250 फुट गहराई करने के बावजूद भी मशीनों को बाहर निकलवा दिया, पुलिस को भेज दिया, प्रशासन को भेज दिया, और वे वजह की बातें कि नहीं यहाँ नहीं हो सकता है बोर, और यहाँ हम लोग कराएंगे, इन्हें नहीं कराने देंगे, जैसी बातें कुछ समथिंग। तो ये चीज़ें एक हर्डल होती है कि भाई पानी के लिए कोई बोर हो रहा है, पानी वहाँ आएगा तो वहाँ के लोग ही उस पानी का सदुपयोग करेंगे, इसमें राजनीति कहाँ से आ गई जी। लेकिन शायद वो लोग अपने प्रभुत्व को लेकर के बातें करते होंगे या ऐसे सोचते होंगे कि सब प्रभुत्व यहाँ इनका नहीं होना चाहिए या ये गलत बात है, जो भी रहा हो, पर इस तरीके की बातें लोग करते हैं। कभी रास्ते की बात आती है, वहाँ भी अड़चनें आ जाती हैं कि लोगों को रास्ता नहीं है, बरसात के दिनों में वो बड़े कीचड़ में आते जाते हैं, तो उनको जब हम लोग करवाते हैं अपने स्तर पे तो उसमें भी यही बातें आ जाती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई पंचायत में काम करते हैं तो सरपंच इतने भयभीत है कि अरे साहब हमसे तो बात ही मत करो, आप एमएलए साहब नाराज़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़े से विकास के कार्यों में बाधक होती हैं। तो इनकी वजह से लोगों का कहना है कि नहीं साहब आप तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, जनता का मन भी है कि हम जो भामाशाह रामनिवास मीणा जी को एक विधायक के रूप में देखना चाहेंगे। ज़्यादातर जो एक रिपोर्ट है इस पर आप क्या विचार रखते हैं? मेरा ये कहना है साहब कि चुनाव और एमएलए जैसे पद पर विजयी होकर के जाना उसी व्यक्ति को शोभा देता है जो जनता की सेवा कर सके। इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि आप इस तरीके की अपनी जगह बनाएं ताकि सरकार से आप अपने क्षेत्र का विकास करवा सकें। देखा है मैंने कि नांदौती टोडा भीम के अंतर्गत स्वतंत्रता को 75 साल हो गए, लेकिन यहाँ विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, नाम मात्र भी, और पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जनता कहती है कि साहब आप चुनाव लड़िए, हमको आप जैसा नेता की ज़रूरत है। तो इस पर मैंने अभी स्पष्टली तो कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर दबाव जनता का आशीर्वाद रहा और उनका सहयोग रहा तो चुनाव भी लड़ लेंगे। रहा पार्टी का मामला तो देखिए साहब ये चीज़ें हैं जो इस पर निर्भर करती हैं कि जनता क्या चाहती है। हमेशा नेता को या मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को जनता के साथ और जनता की आवाज़ में ही रहना चाहिए, और मैं रहूँगा जनता के साथ, क्योंकि मुझे कोई भी व्यक्तिगत राजनीतिक फ़ायदा नहीं चाहिए। अतः मेरा काम जनता की सेवा करने का है और मैं उसको लगातार कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये थे हमारे साथ भामाशाह रामनिवास मीणा जी। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी नेटवर्क।